सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम जो है अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के बारे में अध्ययन करेंगे और इन तीनों क्रियाओं के द्वारा जो है धरातल पर जो आकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में जानेंगे। जैसे अपर्दन से कौन कौन सी मुख्य रूप से जो है भू आकृतियों का निर्माण होता है तथा निक्षेपण से जो है किन भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए अपक्षय की, तो अपक्षय यानी वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग किसी स्थल खंड में कोई पर्वत, पहाड़ या कोई चट्टान वगैरह हो सकती है, उसका टूटना अपक्षय कहलाता है। टूटेगा किसके द्वारा? कोई किसी हवा के द्वारा, घिसाव से, वर्षा के द्वारा या हिमनद यानी बर्फ़ की नदियों के द्वारा उसका क्षरण होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो क्रिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र में कौन सी क्रिया हो रही है? अपक्षय की क्रिया हो रही है। यानी हवा, वर्षा और हिमनद यानी फ्रीजिंग ब्रेक अप द रॉक्स, ये लिखा हुआ है फ्रीज, यानी ये सारी चीज़ें जो है चट्टान को तोड़ रही हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया अपक्षय के बाद कौन सी होती है? अपर्दन होती है। अपर्दन की क्रिया में क्या होता है? जो पदार्थ टूट चुका है किसी स्थल खंड का, अब वो हवा के द्वारा उड़कर, नदी के द्वारा बहकर या बारिश के द्वारा बहकर वो अन्य स्थानों तक जाएगा। तो अन्य स्थानों तक वो जाएगा, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर्दन या इरोजन कहलाती है। अब जब ये नदी जो है किसी मार्ग में जाएगी तो उस मार्ग का भी इरोजन करेगी, यानी उसको जो है स्थल खंड को जो है और घिसेगी, तोड़ेगी। तो इस क्रिया को जो है हम अपर्दन कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए निक्षेपण, तो जितना सब्सटेंस, जितना मटेरियल, जितना पदार्थ कहीं से जो है टूट के आ रहा है, तो वो कहीं एक जगह पे जाके जमा भी होगा और यही क्रिया निक्षेपण कहलाएगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पे जैसे ऊपर से कोई चट्टान, पर्वत या कुछ टूटा और नदी उसको जो है उसके कंकड़, पत्थर, बालू को बहा कर लाई, और जब बहा कर ला रही है तो क्या कर रही है? उस स्थल खंड का भी जो है कुछ रूप से जो है उसको काट रही है स्थल खंड को, तो ये क्रिया अपर्दन हो रही है। और बाद में इन सबको जाके जो है एक जमा करती है तो कहीं ना कहीं पे, तो ये जब उन चट्टानों के कण का उन पदार्थों को कहीं पे जमाव होता है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण कहते हैं। आइए इसमें जाने। तो सबसे पहले अगर देखें तो नदी के अपर्दन, तो नदी के अपर्दन का मतलब कटाव द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ, यानी जब नदी किसी रास्ते में बहेगी तो उस रास्ते में जो है स्थल खंड जो होगा, जिस स्थल पर जो बहेगी, तो उस रास्ते में मिट्टी को अलग अलग तरीके से काटेगी, और जिसकी वजह से जो मिट्टी को काटेगी, तो इसी क्रिया को अपर्दन बोलेंगे। अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव अलग अलग रूप से होगा और इससे जो है अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी, जिसको अलग अलग नाम दिया जाएगा। तो पेपर में पूछेगा कि कौन सी क्रिया नदी के अपर्दन से होती है, कौन सी अपक्षय से होती है, कौन सी जो है अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, ऐसे इसमें पूछेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है नदी के अपर्दन द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अपर्दन या नदी के कटाव द्वारा जब नदी बहेगी तो स्थल खंड को काटेगी और कौन कौन सी जो है आकृतियाँ बनाएगी। तो सबसे पहले अगर देखें तो कैनियन या गार्ज, ये जो है नदी के अपर्दन द्वारा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखें तो बी आकार की घाटी, ये भी जो है नदी के अपर्दन द्वारा है। इसके बाद जलप्रपात यानी झरना और शिप्रिका, ये भी जो है नदी के अपर्दन द्वारा। चौथे नंबर पे जल या गर्तिका, पाँचवें पे संरचनात्मक सोपान, छठवें नंबर पे संप्रदाय मैदान, और सातवें नंबर पे नदी विसर्प, और आठवें नंबर पे अगर आप देखें तो नदी वेदिका। तो ये आठों जो है स्थल आकृतियाँ बनेंगी, जो स्थल पे आकृतियाँ बनेंगी, ये नदी के अपर्दन द्वारा बनेंगी। किसके द्वारा बनेंगी? नदी के अपर्दन द्वारा, यानी नदी के पानी द्वारा जिस मिट्टी को अलग अलग तरीके से काटा जाएगा, उसके अलग अलग आकार बनेंगे और उन सबको ये अलग अलग नाम दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले नदी विसर्प। तो नदी विसर्प क्या है? नदी विसर्प एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपर्दनात्मक स्थल रूप है, यानी ये नदी जो है बहेगी और वो क्या करेगी? जिस इलाके में बहेगी उसका अपर्दन करेगी, यानी वहाँ पे जो है उस स्थल को खोदेगी और जो है वहाँ की मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर को अपने साथ बहाकर आगे की ओर ले जाएगी। तो अपर्दन होगा नदी के द्वारा जिस स्थान से निकल कर जाएगी वहाँ का। तथा मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती है और विसर्प बनाती है। क्या बनाती है? विसर्प बनाती है। ये विसर्प अंग्रेजी के एस आकार का होता है। किस आकार का? एस आकार का।
नदियों का ऐसा घूमना अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। नदी जो है ऐसे करके ये घूमेगी दाएं बाएं। क्यों घूमेगी? तो याद रखेंगे क्योंकि उसमें अधिक जो है अवसादों का बोझ होता है। आइए चित्र में समझते हैं नदी विसर्प क्या है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो नदी विसर्प यहाँ पे क्या है, ये नदी निकल के आ रही है, तो इसके बाद ये दाएं बाएं जो है ये घूम रही है। तो नदी का ऐसे सांप की तरह लहराना ही नदी विसर्प कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है अवसादों की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, इस कारण जो है नदी विसर्प का निर्माण होता है, याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा देखें, जलगर्तिका यानी पॉट होल्स क्या होती हैं? जब नदी की तली में जल भंवर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्त यानी गड्ढों का निर्माण करते हैं, तो इसे जलगर्तिका कहते हैं। जैसे इस चित्र में समझे, ये है पोर्ट होल्स, जलगर्तिका। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रास्ते से होकर नदी बह के जा रही है, नदी का पानी है। अब कुछ कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, इस रास्ते में यहाँ पे इस जगह घूमेंगे, और घूमेंगे तो ये इस रास्ते में ये घूम घूम के कंकड़ पत्थर जो है इसको गहरा कर देंगे, और ये इस प्रकार एक गड्ढा बन जाएगा। तो इसी को जो है क्या कहेंगे, जलगर्तिका कहा जाएगा। तो नदियों के बीच में यहाँ पे जो स्थलखंड होगा उसके आसपास जो है ये जलगर्तिका देखने को मिलेंगी। इसके बाद जलप्रपात यानी झरना और शिप्रिका, ये क्या होती है, रैपिड्स क्या होती है, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल खड़े ढाल के सहारे, याद रखना ढाल कैसा होगा, खड़े ढाल के सहारे अत्यधिक तीव्र वेग से नीचे की ओर गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात यानी झरना कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा हुआ होता है। जबकि अब शिप्रिका की बात की जाए तो शिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम होती है तथा ढाल सामान्य होता है, यानी अधिक ढाल नहीं होता। उदाहरण के लिए एंजेला जलप्रपात है, न्याग्रा जलप्रपात है, ये सब क्या है, जलप्रपात हैं। आइए चित्र में समझते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, जलप्रपात है, यानी झरना है, जलप्रपात है। तो इसमें ढलान आप देख रहे हैं, सीधे खड़ा हुआ ढलान है ऊपर से नीचे की ओर। और गति कैसी है इसमें, तीव्र गति, यानी कोई इंसान ऊपर से नीचे की ओर गिरा तो उसका बचना जो है मुश्किल है, क्योंकि एक तो ढलान खड़ी हुई है और तीव्र गति भी है जो है पानी की। तो इस वजह से ये इस प्रकार की जो आकृति होती है ये कहलाता है जलप्रपात, यानी झरना कहलाता है। इसके बाद देखें, ये शिप्रिका है। शिप्रिका जैसी ये नदी यहाँ से बहकर आ रही है, तो ये कुछ ऊंचा स्थान था। अब इसके बाद ये लोग जो है पहले इस स्थान पे थे, अब इससे थोड़ा सा नीचे आए, तो इनको थोड़ा सा जो है कुछ झटका जैसा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ढलान है। फिर ये थोड़ी दूर तक इसी रास्ते में बहेंगे, फिर एक नीचे करके एक ढलान आएगा। तो इसमें क्या होता है, ढलान थोड़ा जो है कम होता है, यानी सामान्य होता है, धीमे धीमे करके होता है। और नदी का वेग भी अगर देखा जाए तो झरने की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो है लोग एंजॉय भी करते हैं इसमें, क्योंकि ढलान तीव्र नहीं है और एक साथ वो जाके गिरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर गिरेंगे। तो इस प्रकार जो है ये बोट लेके ये जो है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। इसके बाद देखें, संप्राय मैदान। संप्राय मैदान क्या होते हैं, ये मैदान नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन कार्यों से निर्मित होते हैं। पहला तो यानी संप्रदाय मैदान बनते कैसे हैं, अपर्दन क्रिया द्वारा बनते हैं। इनकी संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है। समतल क्षेत्र में किस रूप में दिखेंगे, ये टीले के रूप में। जैसे छोटा नागपुर, जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। चित्र में समझें, ये ऊपर पेनी प्लेन्स आप देख रहे हैं, ये संप्राय मैदान है, और ये नीचे एलुविलियन प्लेन्स है, यानी जलोढ़ मैदान है ये वाला। तो ये वाला ऊपर ये क्या हो गया है, किसी पहाड़ पर्वत का भाग है, लेकिन अब ये सीधा हो गया है, एक प्लेन हो गया है, तो इसी को बोलेंगे संप्राय मैदान। लेकिन ये एलुवियल प्लेन से थोड़ा ऊपर होता है। जलोढ़ी मैदान, ये असामान्य मैदान जिसमें लोग निवास करते हैं, उससे ये थोड़ा सा कैसा होता है, ऊंचा होता है। तो जब नदियां जो है किसी पहाड़ पर्वत को घिस घिस के जो है एक समान बना देती हैं, तो वो कैसा जो क्या कहलाता है, वो पेनीप्लेन या संप्रदाय मैदान कहलाता है। इसके बाद संरचनात्मक सोपान, ये क्या होता है, तो जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रमित रूप से मिलती हैं। कैसी, कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का अपर्दन तीव्र गति से होगा, यानी मुलायम चट्टान टूट के जल्दी से पानी में मिल जाएगी और कट जाएगी उस जगह से। इससे नदी की घाटी के दोनों ओर सोपान सीढ़ियों का निर्माण होता है।
जिससे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। आइए चित्र में देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है नदी कभी यहाँ से निकल के गई होगी, तो इस जगह से फिर इसका ये कटाव हो गया होगा, फिर नदी अपने मार्ग को ऐसे करके गहरा करती जाती है और ये ऊपर जो है मार्ग कुछ जो है उठा हुआ रह जाता है। तो अब नदी कहाँ बह रही होगी, इस मार्ग में नीचे सबसे बह रही होगी, और कभी जो है ये यहाँ ऊपर होगी, फिर नीचे, तो ये जो है नदी ने इसको सीढ़ी नुमा बना दिया है। इसके बाद गार्ज या कैनियन। तो गार्ज एवं कैनियन आकार की घाटी होती है। टस आकार की घाटी के ही दो रूप हैं, गहरी तथा सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। तो याद रखिए, गहरी तो होगी तथा सकरी यानी चौड़ाई कम होगी, उसको तो हम गार्ज कहेंगे, और गार्ज के ही बड़े रूप को कैनियन कहेंगे। उदाहरण के लिए सिंधु गार्ज, दियांग गार्ज, गैंडियन कैनियन। देखें चित्र में, ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है कैनियन है। ये क्या है, कैनियन, क्योंकि इसका आकार कैसा है, बड़ा है, सकरी नहीं है, यानी चौड़ाई इसकी अच्छी खासी है, छोटी चौड़ाई नहीं है, खूब ज़्यादा चौड़ाई है, इस वजह से ये क्या है, ये कैनियन है। और इसके बाद अगर हम कैनियन के बाद देखें गार्ज को, तो गार्ज में अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ से ये जो है इतनी चौड़ाई है, ये इधर नीचे ये नदी बह के जा रही है ये ऐसे करके, और ये जो है इधर, तो इसकी जो है चौड़ाई केवल कम है, और फिर नीचे जाएंगे तो और चौड़ाई जो है कम होती जा रही है। तो ये जो है इस प्रकार हमारी स्थल आकृति बनेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गार्ज, याद रखेंगे। इसके बाद बी आकार की घाटी। तो बी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर के आधार पर हुआ है। सर्वप्रथम नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करती है, यानी जब नदी बहेगी तो सबसे पहले वो अपने आधार को जो है गहरा करेगी, इससे तंग व सकरी बी आकार की घाटी विकसित होती है। इसके पार्श्व तीव्र ढाल वाले या उत्तल होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में नदी के तीव्र ढाल पर प्रवाहित होने के कारण उसकी धारा पतली तथा अत्यधिक तेज होती है, और अवसाद भार वहन करने की शक्ति भी अधिक होती है। बी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है, याद रखेंगे। इसके बाद चित्र में देखते हैं, जैसे ये पहले चित्र नंबर 1 में देखें, सामान्य रूप से पानी ये बह रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये अपने जो है किनारे वाले स्थल खंडों को काटेगा, और काटने के बाद ये कैसा हो जाएगा, तीसरे में आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर से अपने इस भाग को काटेगा, और ये किस प्रकार का रूप ले लेगा, तो इस प्रकार जो है बी आकार की घाटी का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद नदी वेदिका। नदी वेदिका एक प्रमुख प्रवाही जल कृत अपर्दन स्थल रूप है। जब कभी पूर्णावस्था की नदियों का पुनरुत्थान हो जाता है तो वह अपनी घाटी को पुनः गहरा करने का कार्य करने लगती हैं। ऐसी दशा में पूर्व निर्मित बाढ़ के मैदान नदी के तल के बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जिससे नदी घाटी के दोनों ओर चौड़ी व ऊंची वेदिकाओं का समान प्रतीत होने लगती हैं। घाटी के गहरे हो जाने से इन ऊंची वेदिकाओं को छोर बहुत ढलवा हो जाता है, अतः जलधाराओं के दोनों ओर तीव्र ढाल वाली ऊंची व चौड़ी पट्टियों का निर्माण होता है, जिसे जो है नदी वेदिका कहते हैं। आइए चित्र में देखें, ये जो है नदी यहाँ बह रही है, कभी ये कुछ इस वाले जो T1 लिखा हुआ है इस भाग में बहती होगी, तो इसमें फिर इधर T2 वाले भाग में आई, T3 T4 वाले भाग में, अभी इसको और भी गहरा कर सकती है। तो ये जो है सीढ़ी नुमा और चौड़ी भी है ये काफ़ी। तो ऐसी स्थल आकृति जो निर्माण होंगी, इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, याद रखेंगे, नदी वेदिका, नदी वेदिका। इसके बाद नदी के जो है निक्षेपण, यानी नदी अपने साथ जो भी अवसाद बहाकर लाएगी अब उनको जमा करेगी, और उन जमा करने से जो स्थल आकृतियाँ बनेंगी उन्हीं को जो है नदी के निक्षेपण द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियाँ बोलेंगे। जैसे कौन कौन सी बनती हैं, जलोढ़ पंख बनता है, जलोढ़ शंकु निक्षेपण के द्वारा बनते हैं। तीसरे नंबर पे अगर देखें प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। इसके बाद बाढ़ का मैदान, ये भी जो है निक्षेपण से बनता है। गोखुर झील बनती है, और डेल्टा, ये सब जो है निक्षेपण क्रिया से बनते हैं, यानी जो अवसाद नदी अपने साथ बहाकर लाती है उन अवसादों को जमा करेगी, और जमा करने से ये आकृतियाँ बनेंगी। ये सबसे पहले बात की जाए तो निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों में सबसे पहले देखें जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या होता है और तथा जलोढ़ शंकु, इन दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले जलोढ़ पंख,
जब नदियाँ अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है, जिससे पर्वतीय ढाल के आधार के पास अर्धवृत्ताकार रूप में मलबों का निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। तो किस रूप में हो जाएगा? इसका आकार देखिएगा, अर्धवृत्ताकार रूप में होगा। जैसे ये कोई पहाड़ पर्वत है, तो यहाँ से कोई नदी आएगी, अब ये समतल रूप में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पे ऐसे करके ये जो है जमाव हो जाएगा इसका। तो ऐसे करके ये जो है अर्धवृत्ताकार रूप ले लेंगी, इसके अवसाद ऐसे जमा हो जाएंगे। यहाँ पे देख लें अच्छे से, तो ये जो है नदी ऐसे आई, अब ये अवसादों को ऐसे करके जमा कर देगी, तो ये जो है अर्धवृत्ताकार रूप में इसके अवसाद जमा हो जाएंगे ऐसे। तो इसी को हम बोलेंगे जलोढ़ पंख। इसके बाद देखें जलोढ़ शंकु क्या होता है। तो पर्वतीय ढाल अधिक होने के कारण जब मलबा अधिक दूरी तक न फैलकर सीमित क्षेत्र में ही एकत्रित हो जाता है तो जलोढ़ शंकु बनता है। जैसे चित्र में देखें, ये कोई पर्वत है, यहाँ से नदी आई, अब इसका मलबा जो है, इसकी जो है क्या होगा कि ये अब देखा जाए तो इसमें जो है ये होगा कि ये नदी अपने अवसादों को पर्वत के पास जो है खड़े रूप में जमा कर देगी, यानी यहाँ पे जो है ये अवसाद इसके जमा होने लगेंगे। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार का जो है स्थल आकृति बनेगी, तो इसी को बोलेंगे जलोढ़ शंकु बोलेंगे। शंकु आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है, तो ऐसे ही जलोढ़ शंकु का निर्माण होगा। जैसे आप इस चित्र में देखें, ये नदी यहाँ से आ रही है, अब ये ज़्यादा लंबे एरिया में ज़्यादा दूर तक जो अपने अवसादों का जमाव कर रही है, कैसे रूप में? अर्धवृत्ताकार, तो ये जलोढ़ पंख हो गया। और ये जो है खड़े रूप में, यानी नदी जो है खड़े रूप में, यानी ज़्यादा दूर तक बहाव नहीं जा पाता उसका जो है, तो इस वजह से वो अवसादों को खड़े रूप में जमा कर देती है। तो इनको बोलेंगे, इस रूप को बोलेंगे जलोढ़ शंकु बोलेंगे, क्योंकि ये शंकु जैसा आकार आपको दिख रहा होगा। कैसा आकार दिख रहा है? ये शंकु जैसा आकार आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये शंकु जैसा आकार यहाँ बन रहा है। एक और चित्र को देख लेते हैं इसके। जैसे नदी यहाँ से निकल के आई और नदी ने अपने अवसादों को दूर तक फैला दिया, तो ये जलोढ़ पंख। और एक नदी यहाँ से निकल के आई और अपने अवसादों को ज़्यादा दूर तक नहीं, सीमित एरिया में ही फैलाया, तो ये किस प्रकार का निर्माण, किस प्रकार की आकृति बनी है? तो ये बना जलोढ़ शंकु और ये जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख का क्षेत्रफल जलोढ़ शंकु से ज़्यादा होता है। इसके बाद बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ का मैदान कैसे बनता है? नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, यानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, जिससे इसके साथ मिट्टी एवं बालू के कण भी इन क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तो बाढ़ के ख़त्म होने के बाद आसपास का संपूर्ण मैदानी क्षेत्र इन निक्षेपित मिट्टी से समतल और लहरदार प्रतीत होता है, इसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। अर्थात जब बाढ़ आएगी तो अपने साथ अवसाद बहाकर लाएगी, मिट्टी बालू और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, तो उनको जो है जब बाढ़ चले जाएगी फिर भी वो जो है जिस एरिया में, जिस क्षेत्रफल में, जिस जगह में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे जो है वो मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू फिर जमा ही रह जाएंगे। तो उस प्रकार जो मैदान बनेगा वो बाढ़ का मैदान बनेगा। आइए चित्र में देखते हैं। देखिए ये है बाढ़ का मैदान, यानी कभी पूरे इस एरिया में बाढ़ आई होगी यहाँ से यहाँ तक, अब वापस जो है बाढ़ चलेगी, नदी जो बह रही थी वो अपने मार्ग से पुनः उसी मार्ग में बहने लगी, लेकिन ये पूरे यहाँ पे जो है अवसाद जमा कर देगी वो, यानी बालू कंकड़ पत्थर रेत, तो ये पूरा जो है क्षेत्र क्या कहलाएगा? बाढ़ का मैदान, ठीक है ना, फ्लड प्लेन कहलाएगा। इसके बाद बात करी जाए तो गोखुर झील। तो गोखुर झील क्या होती है? जब नदियाँ अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं तो इसे त्यागे हुए अपशिष्ट विसर्ग को ही गोखुर झील कहते हैं। आइए चित्र से समझें। ये एक विसर्पाकार नदी है क्योंकि ये सांप की तरह बह रही है। अब क्या होगा, कभी ये जो है ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये जो है ये भी कभी इसी का मुड़ा हुआ भाग होगा, लेकिन इसने इसको अलग छोड़ दिया है। तो अब इस प्रकार ये नदी से अलग हो गया ये वाला भाग, तो ये ही भाग अब क्या कहलाएगा? ये विसर्प झील। अब ये इसमें पानी भरा रहेगा और ये किसका निर्माण कर लिया इसने? विसर्प झील। तो याद रखेंगे, यानी जब नदी लहरनुमा होकर चलती है, कैसी चलती है?
लहरनुमा होकर चलती है और बाद में क्या होता है, वो अपनी जो है एक लहरनुमा भाग को छोड़ देती है। तो इस प्रकार उससे क्या होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। यानी ये गोखुर झील भी कभी इसी का भाग थी। इसके बाद प्राकृतिक तटबंध। तो नदियों के दोनों किनारों पर अवसादों एवं मलबों के जमाव से बने बांधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। जैसे देखें, अब ये नदी जो है बहकर जा रही है, तो अपने अवसादों को ये दोनों किनारों पर क्या करेगी, यानी मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थरों को जमा करेगी। तो ये जो इसके किनारे वाले जो भाग होंगे, इन्हीं को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक तटबंध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक तटबंध। तो ये दोनों क्या कहा जाएगा, इनको प्राकृतिक तटबंध कहा जाएगा। इसके बाद आगे देखें डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, नदी जब सागर झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मलबे का निक्षेपण यानी जमाव होने लगता है। नदी अपने पूरे जल को एक ही धारा में बहाने में असमर्थ होती है तथा अपने आप को कई धाराओं में विभाजित कर लेती है। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जैसे चित्र में समझें, ये नदी ऊपर से आ रही है, तो अब इसका ढलान इतना ज़्यादा नहीं है कि ये सीधे अब बह सके। तो अब अपने साथ ये जो अवसाद लाएगी उनको जो है सभी दिशाओं में क्या करेगी, जमाव करेगी। तो सभी दिशाओं में ये बट जाएगी, अलग अलग वितरिकाओं में। फिर क्या होगा, इसी एरिया में ये अवसाद जो कंकड़ पत्थर बालू वो जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसके मुहाने की तरफ जो है एक त्रिभुजाकार, यानी जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे इसके मुहाने पे त्रिभुजाकार आकृति बनेगी अवसादों से। उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए। निरंतर हमारे साथ बने रहिएगा।